हम लोगों ने स्ट्रेन के टाइप्स पढ़ लिए थे। आज वहां से ना आगे की कहानी शुरू करते हैं। सॉलिड्स वाले चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो ये 5 सितारा टॉपिक है। इसका नाम लिखो और ये है हुक्स लॉ। कौन सा लॉ? हुक्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है हुक्स लॉ। और सबसे पहले तो ना हुक्स लॉ की स्टेटमेंट लिख लो, ठीक है? सबसे पहले हुक्स लॉ की क्या लिख लो? स्टेटमेंट लिखनी जरूरी है। देखो जरा, विद इन इलास्टिक लिमिट, stress is directly proportional. Within elastic limit, stress is directly proportional to strain. Within elastic limit, stress is directly proportional to strain. देखो बात तो समझो जरा थोड़ा सा ना, अगर हम लोग ध्यान नहीं इधर देखो। जैसे मान लो मैं क्या काम करूं, एक इस तरीके से एक स्टैंड ले लूं, स्टैंड पर ये रॉड लगा लूं। स्टैंड पर क्या लगा लूं? आना बोलो। अच्छा, इसमें मान लो मैंने क्या काम किया, एक ऐसे यहां से वायर हैंग कर दिया और वायर पे मैं वेट लगाए जा रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, धीरे धीरे ना इस वेट को बढ़ाए जा रहा हूं। तुम दिमाग लगा के सोचो, जितना ज्यादा वेट मैं लगाऊंगा क्या वायर उतनी ही खींचेगी? तो भाई जितना ज्यादा वेट लगाया मतलब जितना स्ट्रेस पैदा किया, तो जितना स्ट्रेस दोगे इसको, इसमें खिंचाव उतना ही ज्यादा आएगा। और यही कह रहा है तुम्हारा कौन सा लॉ? हुक्स लॉ, कि यार जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन सिर्फ इलास्टिक लिमिट तक। याद करो मैंने तुमको इलास्टिक लिमिट पढ़ाई थी कि भाई ऐसा थोड़ी है कि कोई भी बॉडी हमेशा के लिए इलास्टिक हो जाएगी। यार ऐसा तो नहीं है ना कि कोई बॉडी हमेशा के लिए क्या हो जाएगी? इलास्टिक। एक स्टेज ऐसी आएगी कि अगर तुमने उस पर मान लो बहुत ज्यादा फोर्स लगा दी तो वो टूटेगी। सो कोई भी बॉडी जब इलास्टिसिटी शो करती है तो वो अपनी इलास्टिक लिमिट तक शो करती है, उससे आगे नहीं। मतलब हुक्स लॉ क्या कह रहा है? हुक्स लॉ कह रहा है कि इलास्टिक लिमिट के अंदर अगर बात करोगे तो स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली, यार आना तो बोलो। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा लो तो इक्वलिटी आएगी और स्ट्रेस बराबर क्या हो जाएगा? E इंटू में स्ट्रेन। स्ट्रेस बराबर क्या हो जाएगा? E इंटू में स्ट्रेन, where E is a constant and is known as modulus of elasticity. E is a constant and is known as modulus of elasticity. So modulus of elasticity का अगर फॉर्मूला बनाओगे तो E बराबर बनेगा बेटे स्ट्रेस अपॉन में, यार आना तो बोलो। E बराबर क्या बनेगा? स्ट्रेस अपॉन में। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? E बराबर क्या हो गया? स्ट्रेस अपॉन। अच्छा, ऐसा ही यूनिट अगर निकालते हो तो स्ट्रेन की तो कोई यूनिट होती नहीं भाई, स्ट्रेस की यूनिट होती है। स्ट्रेस की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस की क्या यूनिट होती है? न्यूटन पर मीटर। बोलो चमका, न्यूटन पर मीटर। तो इस ऐसा यूनिट क्या बन गई? न्यूटन पर मीटर। अब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के चाहे कितने ही टाइप क्यों ना हो, सबकी ऐसा यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर। बोलो क्लियर है? बात को समझे। अगर मान लो अपन ने ग्राफ बनाया, अपन ने क्या बनाया? जिसमें एक तरफ तो अपन ने ले लिया भाई स्ट्रेस और दूसरी तरफ क्या ले लिया? स्ट्रेन। हाँ ना बोलो। एक तरफ ले लिया स्ट्रेस, दूसरी तरफ ले लिया स्ट्रेस। स्ट्रेन का जो ग्राफ है मान लीजिए सपोज इलास्टिक लिमिट के अंदर यही आएगा क्योंकि स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस ग्राफ का जो स्लोप है, इस ग्राफ का जो वो बताएगा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को। इस ग्राफ का स्लोप किसको बताएगा? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। किसको बताएगा? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। बोलो क्लियर है? तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अच्छा देख, स्लोप कैसे पता लगता है? स्लोप निकालना तो तुम लोग को आता होगा, नहीं आता मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। कहीं पे भी 2 पॉइंट कंसीडर कर लो क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां से एक ट्राइंगल पूरा कर दो। ट्राइंगल क्या कर दो? ये एंगल ले लो थीटा, ये एंगल क्या ले लो? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया।
ये एंगल क्या ले लो? थीटा। आना बोलो। क्या ले लो? थीटा। बोलो क्लियर है? ये एंगल थीटा ले लो और tan थीटा निकाल दो। क्या निकाल दो? भाई tan थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो AC अपॉन में BC, और यही जो क्वांटिटी निकलेगी ध्यान लगा के देखोगे तो यही क्वांटिटी क्या बन जाएगी? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अबे ध्यान से सोचो, AC स्ट्रेस हुआ, BC क्या हुआ? तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, देखियो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या बना? बोल चमका। अच्छा, ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है ना, मॉड्यूलस ऑफ, ये भी 3 तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? यहीं पे एक एक करके पढ़ेगी, यार टेंशन लेने की बात नहीं है, सिंपल सिंपल है। सबसे पहले होता यंग्स मॉड्यूलस। कौन सा मॉड्यूलस? वाई। फालतू के टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें याद होगा मैंने पिछली क्लासों में तुम्हें कई तरीके के स्ट्रेस और कई तरीके के स्ट्रेन पढ़ाए थे। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कोई सा भी होगा स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो ही। अब कौन से स्ट्रेस और कौन से स्ट्रेन का रेशियो है, बस अपने को वो देखना है। जैसे यंग्स मॉड्यूलस जो है, ये रेशियो होता है नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस को डिवाइड कर दो किससे? लॉन्गिट्यूडनल। अच्छा, नॉर्मल स्ट्रेस हो गया फोर्स अपॉन में, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला डेल्टा एल बाय यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला FL अपॉन में A डेल्टा। अरे हाँ ना तो बोलो, ये कौन सा मॉड्यूलस बन गया? यंग्स मॉड्यूलस। अच्छा भाई, यंग्स मॉड्यूलस के बाद दूसरा आएगा बल्क मॉड्यूलस। कौन सा मॉड्यूलस? K। ठीक है, अलग अलग एब्रिविएशन है, कोई बड़ी बात नहीं है। K कह लो, B कह लो, बल्क मॉड्यूलस। ठीक है, अब बल्क मॉड्यूलस क्या होता है? होगा तो ये भी स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो ही ना। ये देख, इधर स्ट्रेस और इधर। बल्क मॉड्यूलस क्या होता है? ये रेशियो होता है मेरे भाई नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस को डिवाइड कर दो किससे? वॉल्यूमेट्रिक। अच्छा ध्यान लगा के देख, नॉर्मल स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा V बाय V, तो V कहां चला गया? ये किसका फॉर्मूला आ गया? अरे हाँ ना तो बोलो यार, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अच्छा, बल्क मॉड्यूलस से एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी और निकलती है भाई, जिसको हम लोग कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। क्या कहते हैं? कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी C। ये होती है 1 अपॉन बल्क मॉड्यूलस। क्या होती है? 1 अपॉन बल्क मॉड्यूलस। तो 1 अपॉन बल्क मॉड्यूलस, इस फॉर्मूले को उल्टा कर दो। फॉर्मूले को उल्टा कर दोगे तो A डेल्टा V अपॉन में FV। बोलो क्लियर? A डेल्टा V अपॉन में, अरे हाँ ना तो बोलो। ये हो गया बल्क मॉड्यूलस हो गया। लास्ट रह गया कौन सा? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। इसको शियर मॉड्यूलस भी कह देते हैं, ईटा। एनसीईआरटी में इसी को क्या बोला गया है? शियर मॉड्यूलस। क्या बोला गया है? ईटा। तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ईटा जो है मेरे भाई, इसका जो फॉर्मूला होता है यार, ये भी स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो ही। भाई ये याद रखना कौन से स्ट्रेस का। तो फॉर्मूला होगा टेंजेंशियल स्ट्रेस डिवाइड बाय शियरिंग स्ट्रेन। टेंजेंशियल स्ट्रेस को डिवाइड कर दो किससे? टेंजेंशियल स्ट्रेस को डिवाइड कर दो शियरिंग। हाँ ना बोलो। सो ईटा का फॉर्मूला हो गया टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन में शियरिंग। अच्छा, टेंजेंशियल स्ट्रेस फोर्स अपॉन में एरिया, फॉर्मूला सेम है स्ट्रेस का। और शियरिंग स्ट्रेन याद करो, मैंने तुम्हें बताया था डेल्टा L बाय L। ईटा का फॉर्मूला क्या बन गया? FL अपॉन में A डेल्टा। ध्यान रखने वाली बात, कौन सी बात? तीनों की SI यूनिट सेम है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
सॉलिड्स वाले चैप्टर पे 90% न्यूमेरिकल इन 3 फॉर्मूलों से ही निकलेंगे। यही इंपॉर्टेंट है, ये इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तुम्हें ये फॉर्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए। अगर कोई तुमसे सोते सोते भी ये पूछ ले कि भैया बता दे कि यंग्स मॉड्यूलस क्या है और बल्क मॉड्यूलस क्या है, तो तुम्हें फॉर्मूला पता होना, बोलो क्लियर है, उतार डालो फटाक से। अब तूने नहीं पूछा क्योंकि जब एक ये बना दिया था तो इसकी क्या जरूरत थी? सोचना चाहिए था, तुम्हें पूछना चाहिए था मुझसे, जरूरत थी। अगर कोई लिक्विड होगा तो उसकी लेंथ में कैसे चेंज करेगा भाई? सोच, अगर कोई लिक्विड है एक कंटेनर में भरा हुआ है ना भैया, तो उसकी तो लेंथ होती नहीं ना। आई बात समझ में? तो लिक्विड के लिए कौन सा मॉड्यूलस लगेगा? घुसा दिमाग में कुछ नहीं आया? हर चीज का रीजन है, लॉजिक है। ऐसे थोड़ी मतलब आंख बंद करके मतलब इतने सारे मॉड्यूलस बना दिए है बेटा। वो वाला सॉलिड्स के लिए ही होता है, लेकिन जब स्ट्रेच हो रहा हो, खाली स्ट्रेच हो रहा हो, जैसे ये बना हुआ है ऊपर से, ठीक है भाई। अब 2 टन का एक बंदा लेगा, तो देखो जापान में रेसिंग करते हैं मोटे से, सुमो, हाँ सुमो, उसे ले आ, उसे यहाँ लटका दे, तो ये खिंच जाएगा ना। जब खिंचेगा तो उसके केस में क्या होगा? इसमें फोर्स टेंजेंशियली ना लग के परपेंडिकुलर लगती है, दोनों में अंतर है। और जब फोर्स टेंजेंशियली लगती है ना, तो मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन को बदल देती है। मॉलिक्यूल की हर चीज का कारण है। और इसीलिए देखो समाज सेवा के साथ साथ हमको देखो सारे काम करने, बात को समझो। गैस में ये गैस भी फ्लूइड होती है ना बेटे, गैस इज अ फ्लूइड, गैस का वॉल्यूम होता है वॉल्यूम। केवल सॉलिड ऐसी चीज होती है जिसके तीनों मॉड्यूलस होते हैं, यंग्स भी, बल्क भी, और अबे देख सॉलिड खींच भी सकता है, परपेंडिकुलर फोर्स पे भी खींच सकता है, और उसका वॉल्यूम भी चेंज। सॉलिड के लिए तीनों मॉड्यूलस होते हैं, फ्लूइड के लिए नहीं। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे हम लोग, ये भी अच्छी चीज है, इसमें से भी सवाल बनते हैं। 7 सितारा टॉपिक है, कितना सितारा टॉपिक है? और ये समझने का ज्यादा है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना। करेंगे शुरू? करो सर। स्ट्रेस, स्ट्रेन, रिलेशनशिप in a wire. Stress strain relationship in a wire. हाँ ना बोलो, हाँ देखो। कर हम वही रहे, स्टैंड लिया, मेरा नहीं पता नहीं, और उस पर वैसे ही एक वायर हैंग कर लिया यहाँ से, और इस पर अब वेट लगाते जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है? धीरे 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 हम इस पे वेट लगाते जाएंगे, और हम ये देखेंगे कि हमारे वेट लगाने की वजह से वायर पे फर्क आखिर क्या पड़ता है, कैसे कैसे खींचेगी, कब जाके टूटेगी। तो देख हमने इसकी स्टडी शुरू करी, और एक तरफ हमने लिया स्ट्रेस और दूसरी तरफ हमने लिया स्ट्रेन। सो एक तरफ लिया स्ट्रेस, एक तरफ लिया स्ट्रेन, धीरे धीरे बढ़ाने लगे फोर्स को। तो जो ग्राफ था इनिशियली वो थोड़ी देर तक आया ऐसे स्ट्रेट लाइन, ये पॉइंट O, ये पॉइंट A। जैसा कि तुम देख पा रहे हो कि O से A तक ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन आया है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस फेज में ये जो वायर है ये हुक्स लॉ को ओबे कर रही है, स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इस पॉइंट तक तुमने जितना भी वेट वायर पे लगाया वो वेट तुम हटा देते हो तो वायर वापस लौट के कहां आ जाएगी? कहानी खत्म। लेकिन अगर तुम माने नहीं और तुमने बदमाशी की और तुमने और वेट इस पे लगाया तो यहाँ के बाद ये पॉइंट आ जाता है B।
और ये कर्व हो जाता है। जैसे ये कर्व हुआ तुम समझ लो इलास्टिक लिमिट पार हो गई, क्योंकि अब ग्राफ सीधा नहीं बचा, इलास्टिक लिमिट पार हो गई। और ये वाला जो पॉइंट होता है बी, इसको बोला जाता है यील्ड पॉइंट। कौन सा पॉइंट बोला जाता है? यहां पे आके वायर खींचेगी खींचेगी, ये बात तय है। इस पॉइंट पे आके वायर पक्का खींचेगी। बी हो जाता है साहब यील्ड पॉइंट। ये कहता है कि अगर इस पॉइंट तक पहुंच करके जितना भी वेट आपने वायर पे लगाया, अगर वह सारा का सारा वेट अब आप इस वायर से हटा भी क्यों ना दें, तभी भी वायर लौट करके ऊपर नहीं आएगी, बल्कि ये रास्ता पकड़ेगा ये ग्राफ और इस पॉइंट पे लौट करके आएगा O1 पे। और O1, O से लेके O1 की दूरी को बोला जाता है परमानेंट सेट। क्या बोला जाता है? परमानेंट सेट। जरा इस पॉइंट पे ग्राफ को थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो तुमको एक बात जो बहुत अच्छे से समझ में आएगी, वो ये कि जब O से O1 पॉइंट पे आ गया है, O1 पॉइंट पे स्ट्रेस तो 0 हो गया, लेकिन इतना स्ट्रेन है, यानी कि अब तुमने कोई फोर्स नहीं लगा रखी, लेकिन उसके बावजूद भी वायर इतनी खिंच चुकी है। हाँ ना बोलो? उसके बावजूद भी वायर इतनी खिंच गई, मतलब अब वायर में खिंचाव पैदा हो चुका है। ठीक है भैया? अब तुम यहां भी मान लीजिए नहीं मानते हो, तुम आगे पहुंचते हो, तो ग्राफ थोड़ी ऐसी शेप लेता है, ये पॉइंट ऐसे सी और ये पॉइंट ऐसे डी। अगर इसको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो सी से लेके डी तक स्ट्रेस तुमने बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया, लेकिन तुम देखो स्ट्रेन कितनी तेजी से बढ़ रहा है, मतलब हल्का सा भी वेट बढ़ाने पे वायर खिंचती चली जा रही है। इसको बोलते हैं कि इस रीजन में वायर जो है परफेक्टली प्लास्टिक बिहेवियर शो कर रही है। कैसा बिहेवियर शो कर रही है? खिंचती चली जा रही है। अब अगर तुम यहां भी नहीं माने और थोड़ा और स्ट्रेस बढ़ाया तो वायर इस पॉइंट पर आ जाएगी। ये पॉइंट होता है E। इस पॉइंट के बाद स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ ऐसे जिगजैग हो जाता है, और ये जो E पॉइंट है, ये जो E पॉइंट है, इसको बोला जाता है ब्रेकिंग पॉइंट। क्या बोला जाता है? एक बार ये पॉइंट अगर आ गया तो ये बात तय हो गई कि अब ये वायर टूटेगी ही टूटेगी हर हाल में। ठीक है? ब्रेकिंग पॉइंट पर आने के बाद ये वायर ब्रेक हो जाएगी। ठीक है? ग्राफ बहुत सारी चीजों को समझने में मदद करता है। कोई ऐसा मटेरियल अगर है जिसका यील्ड पॉइंट और ब्रेकिंग पॉइंट बहुत दूर है एक दूसरे से, मतलब वो मटेरियल डक्टाइल है। और अगर कोई ऐसा वायर है, मतलब ऐसा मटेरियल है जिसके लिए यील्ड पॉइंट और ब्रेकिंग पॉइंट बहुत पास पास हैं, मतलब वो मटेरियल ब्रिटल है, थोड़ा सा भी वेट लगाने पे टूट जाएगा। हाँ ना बोलो? मुझे लगानी तुम्हें आया? पक्की बात? ग्राफ स्ट्रेस स्ट्रेन का और भी कई सारी बातों को बता सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, इससे हटके मैं बना रहा हूं, मैं तुमसे कहूं इस तरफ है स्ट्रेस और इस तरफ है, एक तो ग्राफ है ये, और बिल्कुल एक साइड बाय साइड ऐसे एक ग्राफ बना दूं मैं ये। मैं तुमसे बोलूं अगर दोनों ग्राफ का स्केल सेम है तो बताओ ये मटेरियल A का ग्राफ, ये मटेरियल B का ग्राफ, मैं कहूं बता भाई किसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा है? A का ज्यादा है कि B का ज्यादा है? हाँ, A का यंग्स मॉडुलस ज्यादा है। स्लोप जो है A का वो ज्यादा है किसके स्लोप से? सो देयरफॉर यंग्स मॉडुलस A का ज्यादा हुआ यंग्स मॉडुलस B से। कई लोगों को देख के समझ नहीं आ रहा होगा स्लोप क्या चीज है। मैं बिल्कुल बहुत आसान शब्दों में तुम्हें समझा देता हूं। लो यहाँ देखो, मान लीजिए जैसे एक लाइन मैंने ये बनाई, इस पे चढ़ना आसान है ना? अगर ऐसे जाओ ऊपर चढ़ जाओगे, इसके मुकाबले इस पे चढ़ना, इसके मुकाबले इस पे चढ़ना, इस पे चढ़ना और मुश्किल है, सीधा तो असंभव ही हो गया। तो जिसपे जितना मुश्किल होता जाए समझ ले उसका स्लोप उतना ही ज्यादा है। अब इन दोनों में देख ले, A और B में देख,
अब देखो चमक जाएगा एकदम कि ए पे चढ़ना बी के मुकाबले मुश्किल है, तो ए का स्लोप हाँ ना बोलो। Yes. और जिसका स्लोप ज्यादा उसका यंग्स मॉडुलस भी नहीं आया। पक्की बात। अगर मान लो मैं और सवाल पूछूं, ये ग्राफ तो भी बना ही लेना तुम लोग, जैसे एक दो ग्राफ और बनाऊं, इधर वापस से ले लूं स्ट्रेस और इधर क्या ले लूं, तो यार एक तो ये ग्राफ, एक मटेरियल तो ये है ए, और मैं तेरे से कहूं कि जैसे मान ले इधर ये स्ट्रेस है, इधर ये स्ट्रेन है, ये मटेरियल भी, मैं तेरे से पूछूं बता ए और बी में कौन डक्टाइल? बी। ए और बी में कौन डक्टाइल? क्योंकि यार इसका यील्ड पॉइंट और ब्रेकिंग पॉइंट दूर दूर है और इसका यील्ड पॉइंट और ब्रेकिंग पॉइंट अरे नहीं आया। अरे पक्की बात। उदाहरण चैप्टर खत्म भाई, चैप्टर